नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी जानकारी आईबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बिहार को फिर जलाने की कोशिश की जा रही है। सांप्रदायिक माहौल बिहार का बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। दंगाइयों को आतंक के वीडियो की तलाश है। दंगाई मानसिकता वाले लोग जिस तरह के वीडियो की तलाश कर रहे हैं, उससे यह जाहिर होता है, जिसे लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आईएसआई और आईएसआईएस के जश्न के वीडियो को सर्च किया जा रहा है। कन्हैयालाल हत्याकांड पर जिस तरीके से आईएसआई की तरफ से जश्न मनाया गया, उस वीडियो की तलाश ये दंगाई कर रहे हैं और कई जिलों में वीडियो को सर्च किया गया। अब ये जरा जिलों के नाम भी जान लीजिए। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में सबसे ज्यादा इस तरह के वीडियो को सर्च किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ये दंगाई करते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर संबंधित जिले के डीएम और एसपी को अलर्ट किया गया है। आईबी ने डीएम और एसपी को अलर्ट किया है। डीएम और एसपी को अपने अपने जिलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखने और जरूरी जानकारी जुटाने को लेकर तैयारी की बात कही गई है। ये निर्देश दिए गए हैं आईबी की तरफ से और ये वो तमाम जिले हैं जिन्हें ग्राफिक्स के जरिए आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनमें आतंकियों के निशाने पर बिहार कैसे है और कैसे यहां पर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उन्हें अपने संगठन के साथ और इस मानसिकता के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है और अब ये युवा जो हैं, जो दंगाई होने के तहत कहीं ना कहीं इस तरह के वीडियो को सर्च कर रहे हैं, जिससे बिहार के माहौल को बिगाड़ा जा सके। तो आपको बताते चले कि आईबी की तरफ से ये बड़ा अलर्ट इस वक्त, जिसमें ये वो तमाम जिले हैं जिनमें किशनगंज, मुजफ्फर, दरभंगा, पूर्णिया, इन तमाम जिलों में जिस तरह के वीडियो को सर्च किया जा रहा है, वो वीडियो परेशानी खड़ी करने वाला है। डीएम और एसपी को आईबी ने अलर्ट किया है और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे पटना से लाइव जुड़ गए। अमित, आईबी के इस अलर्ट के बाद कितनी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि बिहार कहीं ना कहीं अब आतंकियों, दंगाइयों, इन सब के लिए सेफ जोन भी दिख रहा है और अब एक अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत बिहार को नजर आती है। बिल्कुल विभा, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि निश्चित तौर पे जिस तरह से बिहार में लगातार आतंकी गतिविधि जो है वो देखने को मिल रही है, जिस तरह से लोग जो है कट्टरपंथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खास तौर पे एक समुदाय के लोग। और इसकी जो तस्वीर है, हालिया तस्वीर, वो फुलवारी शरीफ से सामने आई। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल जिस तरह से काम कर रहा था और फुलवारी से ही ताहिर, मरगूब उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया गया, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई ऐसे देश हैं जहाँ से कट्टरपंथियों के साथ संपर्क में था और लगातार देश में विध्वंस फैलाने की तैयारी कर रहा था। इधर हम बात करें तो मोतिहारी में भी जो मौलाना पकड़े गए ढाका के एक मदरसे से, तो उनका जो तार है वो बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा पाया गया। चौथी खबर जो आई वो आई कि नेपाल के रास्ते अररिया से होते हुए 15 लोग जो हैं वो देश में यूरेनियम लेकर के दाखिल होने के फिराक में थे। उन सभी को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो युवाओं को भटकाने की कवायद में लगातार जुटे हुए हैं। आईएसआई का जो वीडियो है, जिस तरह से हाल में जो घटनाक्रम हुई है देश के अंदर, राजस्थान में जो घटनाक्रम हुई है, उसके बाद ये वीडियो जो है जश्न मनाते हुए आईएसआई का बनाया गया और उसे कुछ साइट्स पे अपलोड किया गया है और उन वीडियो को जो है वो अत्यधिक जो लोग हैं, युवा हैं सीमांचल के एक समुदाय के, वो सर्च कर रहे हैं। तो इसकी भनक जो है वो तब आईबी को उस वक्त लगी जब इस पूरे मामले को आईबी जो है वो जाँच कर रहा था, अनुसंधान कर रहा था। चाहे ताहिर से जुड़ा मामला था या जो ढाका से गिरफ्तार हुए मौलवी का मामला था या फिर फुलवारी शरीफ मॉड्यूल, तो तीनों ही केस को आईबी अपने तरीके से भी देख रही थी। और इसी दौरान जब आईबी की इंटेलिजेंस टीम जो है, साइबर टीम जो है, साइबर यूनिट, उसने जब अनुसंधान करना शुरू किया, काफ़ी नंबर जो हैं वो ताहिर के पास से मिले थे। 181 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया था और उसी चीज़ को, कड़ी को जब आईबी इंटेलिजेंस जो है वो खंगाल रही थी, तो साइबर यूनिट को ये बात पता चला कि जो सीमांचल का इलाका है, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, ये इस वक्त और ज्यादा परेशानी खड़ी करता है, जिसमें आतंकियों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात हो या फिर उनके ब्रेन वॉश करने की बात हो, इन लोगों तक आसानी से पहुंच ये बना रहे हैं। चूंकि
देश जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। लगातार जो है लोग वो डिजिटल दुनिया में जीने लगे हैं और यही वजह है कि जो आतंक की पाठशाला चलाने वाले लोग हैं, चाहे मौलाना की बात करें, मौलाना भी जब गिरफ्तार हुआ बांग्लादेश से, जो कट्टरपंथी संगठन है उससे, उसकी तार जब सामने आए तो उसके पास से जो लैपटॉप बरामद हुआ उसमें ये बात सामने आई निकल के अनुसंधान के दौरान कि वो युवाओं को ऑनलाइन जो है वो जिहादी बनाने की तैयारी कर रहा था। तो कहीं ये वही लोग तो नहीं है जो वीडियो सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्रेन वॉश किया गया युवाओं को, खास समुदाय के युवाओं को, तो अब ये बात, इस बात को लेकर के सुरक्षा एजेंसी जो है वो भी चिंता में है, बिहार पुलिस भी चिंतित है, एटीएस हो, एनआईए हो, रॉ हो, सभी के कान बिल्कुल आप देखना होगा कि आईबी के इस अलर्ट के बाद तमाम जिलों के अधिकारी कैसे एक नई रणनीति के तहत इन लोगों पर नकेल भी कसते हैं और इन पर नजर भी रखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ग्राफिक्स के जरिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में ये अलर्ट कहां पे है, जहां पर आईबी के इस अलर्ट को अब बहुत गंभीरता से लिया जाना जरूरी हो जाता है। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ये वो इलाके हैं, ये वो जिले हैं जहां पर लोगों की तरफ से, इस तरह की मानसिकता वाले लोगों की तरफ से सर्च किया जा रहा है ऐसे वीडियो को। सीतामढ़ी का इलाका, ये वो तमाम बॉर्डर के इलाके हैं। सुपौल की बात कर लीजिए, साथ ही साथ अररिया। आईबी ने जो अलर्ट जारी किया उनमें जिलों का जिक्र भी किया गया है। किशनगंज, ये वो इलाके हैं जहां पर युवाओं की तरफ से या इस सोच की मानसिकता वाले लोगों की तरफ से ऐसे वीडियो सर्च किए जा रहे हैं, उसे देखा जा रहा है। और यही वजह है कि आईबी ने ये इंफॉर्मेशन, ये अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें डीएम और एसपी को आईबी ने अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। अपने अपने जिलों में सतर्कता बरतिए। देखिए कि किस तरह के सोशल मीडिया पर लोगों की पहुंच है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरह से इसे देख रहे हैं, और ऐसे लोगों पर नजर रखी जानी बेहद जरूरी हो जाती है। तो जाल में हर कोई फंस जाता है। अगर वो जाल हुस्न का हो तो उससे बचना उतना ही मुश्किल हो जाता है। खूबसूरती के जाल में बड़े बड़े शासक, सम्राट और योगी से लेकर सन्यासी तक फंस चुके हैं और अब सब कुछ लुटा बैठे हैं। फिर ये मरगूब किस खेत की मूली है? जी हां, हम बात उसी मरगूब की कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और यमन से लेकर टर्की तक के आतंकियों से मिलकर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देखा था। उसे यह सपना दिखाया और दिखाने वाला कोई और नहीं था बल्कि एक हसीना थी और उसका नाम इलीसा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इलीसा के हुस्न का जाल फैलाकर मरगूब को हनी ट्रैप में फंसा लिया, लेकिन जब पुलिस और जांच एजेंसियों ने मरगूब को पकड़ लिया तो मरगूब को छुड़ाने के लिए आईएसआई ने पुलिस के एसआईटी के सदस्य को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खूबसूरत हसीनाओं के जरिए बिहार में आतंक का जाल फैलाया। पहले इलीसा के जरिए मरगूब को फंसाया, लेकिन जब मरगूब जांच एजेंसियों के चंगुल में फंस गया तो उससे निकालने के लिए उसने जांच एजेंसी पर ही हुस्न का जाल फैलाया। पुलिस की एसआईटी को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन एसआईटी ने आईएसआई के ट्रैप को ही ट्रैप कर लिया। आईएसआई से जुड़े फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के तार। आईएसआई ने रचा हनी ट्रैप का जाल। यह है फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार मरगूब उर्फ ताहिर, जिसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक मिले थे।
अब इसके तार आईएसआई से जुड़ रहे हैं। इस ताहिर को बचाने में पाकिस्तान तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ताहिर के तार को खंगाल रही एसआईटी की टीम को हनी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एसआईटी ने आईएसआई के जाल को ही ट्रैप कर लिया। गजवाए हिंद और पीएफआई मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम के एक सदस्य को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई और ये कोशिश जो है पाकिस्तान में बैठे आईएसआई की एजेंट जो है उसके द्वारा किया गया। बताया ये जा रहा है कि हनी ट्रैप करने की कोशिश करने वाली जो महिला है उसका नाम इलिसा है और यह महिला जो है वो मरगूब को पहले ट्रैप कर रखी है और उसी के जरिए जो है मरगूब के जरिए भारत में विध्वंस फैलाने की कोशिश लगातार कर रही थी। आईएसआई जो है वो कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी आईएसआई के कान तक पहुंची कि मरगूब एसआईटी के गिरफ्त में है, एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके तमाम प्लानिंग जो है वो उसका पटाक्षेप कर दिया है। जाहिर है ताहिर को बचाने में जुटा पाकिस्तान। एसआईटी के एक सदस्य के हनी ट्रैप की कोशिश। पाकिस्तान के नंबर से आया था कॉल, आईएसआई का बताया जा रहा है नंबर। इधर फुलवारी शरीफ जिहादी ट्रेनिंग मामले में भी बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा अतहर परवेज से पूछताछ में हुआ है। खुलासा ये कि 12 जुलाई को पटना में बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। पीएम मोदी के दौरे के दिन होना था ये प्रदर्शन। तीस्ता सीतलवाड़ के समर्थन में प्रदर्शन की साजिश रची गई थी। पीएफआई और एसडीपीआई के बैनर तले हंगामे की साजिश थी। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके विदेशी कनेक्शन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ताहिर पाकिस्तान के रहने वाले फैजान नामक एक शख्स के संपर्क में भी था और गजवाए हिंद के मंशा से भारत में साजिश रच रहा था। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो भारत में आईएसआई के आतंक का हसीन जाल किस तरह से फैल रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आईएसआई सोशल मीडिया पर हसीनाओं का जाल फैलाता है। ये वो रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल आईएसआई की तरफ से किया जाता है। खूबसूरत हसीनाएं भारत के लोगों को हुस्न के जाल में फंसाती हैं। हसीनाएं सेना के जवानों को ट्रैप में फंसाती हैं। सेना की खुफिया जानकारी और आतंक फैलाने के लिए उकसाया जाता है। भारत के इस्लामीकरण के लिए मरगूब को इसी तरीके से मोहरा बनाया गया। आईएसआई ने इलिसा के जरिए मरगूब को फंसाया। वहीं भारत के इस्लामीकरण के लिए मरगूब को मोहरा बनाया जाता है। लगातार पाकिस्तान के आतंकियों के संपर्क में मरगूब इस दौरान रहता है। मरगूब अपने देश को तोड़ने की साजिश रचने लगता है। देश विरोधी साजिश करते हुए मरगूब को गिरफ्तार हालांकि कर लिया गया और फिर आईएसआई ने एसआईटी के सदस्य को फंसाने की साजिश रची। हसीनाओं के हनी ट्रैप में एसआईटी सदस्य को फंसाने की साजिश रची जाती है। आईएसआई ने भारत में मानव बम तैयार करने का भी प्लान बनाया हुआ था। तो कैसे हनी ट्रैप के जरिए यहां के युवाओं को, अधिकारियों को फंसाने की कोशिश आईएसआई की तरफ से की जा रही है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। टेरर मॉड्यूल के तार पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं और अब सिर्फ ये बांग्लादेश की सीमा तक नहीं है, ये तार आईएसआई तक जुड़ रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है। एनआईए अब हर लिंक की जांच करेगी। फुलवारी शरीफ टेरर मॉडल की होगी संपूर्ण जांच। टेरर मॉड्यूल के हर लिंक को खंगालेगी एनआईए। पटना टेरर मॉड्यूल की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिस तरह से इस मामले की शुरुआती तफ्तीश में कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कई ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे जिसको देखने के बाद, जिसको खंगालने के बाद इतना स्पष्ट तौर पर पता चल रहा था कि इस मामले में पाकिस्तान समेत विदेश के कई ऐसे संदिग्ध आतंकियों की भूमिका निकल के सामने आ रही है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले पर
ग्रीन सिग्नल दिया और एनआईए को इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा सौंप दिया गया है। इधर पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार मरगूब उर्फ ताहिर से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि ताहिर के पास से आईएसआई से जुड़े लोगों के नंबर मिले हैं। आईएसआई के एजेंट से ताहिर की बातचीत होती थी। ताहिर 2 लोगों के संपर्क में लगातार था। पाकिस्तान में 2 लोगों से बातचीत करता था ताहिर। फैजान और जैन नाम के शख्स से होती थी ताहिर की बात। 2023 में डायरेक्ट जिहाद का प्लान था। ताहिर जिहादी प्लान का अहम हिस्सा था। ये भी जानकारी आई है कि फुलवारी शरीफ से गजवाए हिंद मामले में गिरफ्तार मरगूब उर्फ ताहिर मरखोर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था, जिस पर नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप का कवर था। मरगूब के जरिए 2023 में सीधा जिहाद की मुहिम चल रही थी। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए शंकर आनंद के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो एनआईए ने अब इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया और अब इस समझने की कोशिश करते हैं कि आतंकी मॉड्यूल की एनआईए जांच के आखिर मायने क्या है। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में जानी जाती है। मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद 31 दिसंबर 2008 को इसका गठन किया गया। मकसद देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखना है। देश की शांति भंग करने वालों की जांच कर उसे सजा तक पहुंचाना एनआईए का मकसद है। यह देश की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स है और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। एनआईए को अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई की तरह ही देखा जाता है और आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियां, परमाणु ठिकाने से जुड़े अपराधों की जांच का अधिकार एनआईए के पास है। केंद्र सरकार के आदेश पर एनआईए मामलों की जांच करती है। एजेंसी को जांच के लिए देश और विदेश कहीं भी जाने का अधिकार है। और अब बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने पीएफआई पर कड़े एक्शन के संकेत दिए हैं। जीवेश मिश्रा ने कहा है कि पहले इस संगठन के खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे और इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब ठोस सबूत हाथ में है। सरकार ऐसे संगठनों पर कठोर कार्रवाई करने जा रही है, कदम उठा सकती है। पीएफआई पर कड़े एक्शन के संकेत बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से इस वक्त सामने। काम ऐसा किया है जिस नाते हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन तमाम भी फिर भी उनके स्वास्थ्य की चिंता मैं भी कर रहा था कि जल्दी स्वस्थ होकर के घर आवे। अब राजनीतिक समीकरण वो क्या बदलेंगे, हम तो आग्रह करेंगे, हम तो प्रार्थना करेंगे कि स्वास्थ्य लाभ लें, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, स्वास्थ्य के समीकरण की चिंता करें, राजनीतिक समीकरण की चिंता वो ना करें तो बेहतर होगा। और उनके बच्चों को भी मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जिस माता पिता ने इतनी खूबसूरत दुनिया उनको दी है, जहाँ उनको लाने का काम किया इस धरती पर। जमुई और गया से 4 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी बात यह कि दोनों जगहों पर नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों के पास कैसे अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। जमुई से 25 लाख के इनामी पिंटू राणा और 15 लाख के इनामी नक्सली करुणा को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से AK-47 और एक SLR राइफल बरामद की गई। साथ ही 247 जिंदा कारतूस को बरामद किया जाता है। दोनों की गिरफ्तारी गिद्धेश्वर जंगल से की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर गया के इमामगंज की है, जहां के भदवर में AK-47 राइफल के साथ कुख्यात नक्सली श्रवण कुमार यादव और अनिल भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से भी 183 कारतूस, 3 मैगजीन, एक वॉकी टॉकी और एक डेटोनेटर बरामद किया गया। तो जिस तरह के अत्याधुनिक हथियारों की बरामदगी हुई है नक्सलियों के पास से, ये चिंता को बढ़ाती भी और AK-47 क्या है इसे भी जानना जरूरी हो जाता है। रूसी भाषा में अगर कहा जाए तो AK-47 को लेकर पूरा नाम एप्तोमैत कलाशनिकोव कहा जाता है। इसे सीनियर सार्जेंट मिखाइल कलानकोव के नाम पर इसे रखा गया। मिखाइल कलानकोव ने ही इसका निर्माण किया। 1947 में रूस में इसका पहला ट्रायल किया जाता है। ट्रायल के बाद रूसी सेना में इसे शामिल कर लिया गया।
अमेरिका में इसे दुश्मन का हथियार कहा जाता है। अमेरिकी लोग इसे बेहद पसंद करते हैं। दुनिया के 106 देशों में इसका प्रयोग भी होता है। दुनिया में इस वक्त 10 करोड़ AK-47 बरामद हैं। AK-47 नक्सलियों के हाथ में पहुंच गया। नक्सली के पास AK-47 होने का मतलब इस चिंता को कितना बढ़ाता है और इसे समझने की भी जरूरत है कि मौत का ये दूसरा नाम AK-47 नक्सलियों के पास है और ये कैसे समाज के लिए खतरनाक है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कहा जाता है। AK-47 एक बार में 600 राउंड गोली चला सकता है। 300 से लेकर 350 मीटर दूर दुश्मनों को यमलोक पहुंचाने की क्षमता ये AK-47 रखता है और यही वजह है कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसी हथियार की वजह से अब तक मारे जा चुके हैं। नक्सली इस हथियार से भारी तबाही मचा सकते हैं। नक्सली नरसंहार को अंजाम दे सकते हैं और इसीलिए नक्सलियों के पास इस तरह के हथियारों का होना, चाहे पुलिस के लिए हो या फिर जांच एजेंसियों के लिए हो, सुरक्षा एजेंसियों के लिए हो, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर गंभीर परेशानी खड़ी करता है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो जमीन अधिग्रहण के 48 साल बाद पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की नींद खुल गई है। राजीव नगर में बोर्ड लगाकर लोगों को भूमाफिया और दलालों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। विभाग की इस अपील पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि अब जब सालों से लोग यहां पर रह रहे हैं, जमीन खरीद ली गई, घर का निर्माण करा दिया गया, तो इस तरह के बोर्ड लगाकर लोगों को सतर्क करने का आखिर फायदा क्या है? इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा। अधिग्रहण के 48 साल बाद राजीव नगर में आवास बोर्ड की तरफ से बोर्ड लगाए गए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पिछले 48 साल से एक भी बोर्ड नहीं, एक भी जागरूकता नहीं और अगर 3 और 4 जुलाई की अगर हम बात करें तो जमकर यहाँ बुलडोजर चले, घर तोड़े गए और अब जाकर यहाँ ये बोर्ड लगाया गया है आवास बोर्ड की तरफ से और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जब हाई कोर्ट कुछ हरकत में आए हैं तब ये बोर्ड लगाया गया है। आवास बोर्ड अपना दिखला रहा है कि हमारा पहले से बोर्ड लगा हुआ है, 100 साल पहले, 50 साल पहले, 48 साल पहले, जब का मामला है 1974 का। जब से वो आवास बोर्ड सोच रहा है कि हम इसको साबित कर देंगे कि मेरा बोर्ड कब से लगा हुआ है, जब से ये मामला चल रहा है, और ताकि ये हम तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।